नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, सत्य हिंदी लगातार कोशिश कर रहा है अच्छी और साफ सुथरी सच्ची पत्रकारिता करने की। हम चाहते हैं कि आप भी इस कोशिश में शामिल हो जाएं और इसके लिए आपसे गुजारिश करते हैं कि कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक करें और आप अपनी इच्छा के अनुसार जो भी हो भुगतान करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का द डेली शो। दोस्तों, प्रधानमंत्री को दो चीज़ों से सख्त नफरत है। एक है पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी और दूसरी जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी। इसीलिए उन्होंने पीएम केयर्स फंड को टॉप सीक्रेट बना रखा है। हालांकि इस फंड को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, तमाम तरह के संदेह जाहिर किए जा रहे हैं कि पता नहीं कहां से कौन लोग, किस तरह के लोग इसमें पैसे दे रहे हैं। मगर पीएमओ प्रधानमंत्री चुप है। वो बल्कि इस तरह की कोशिश कर रहे हैं कि किसी को ये ना पता चले कि पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ खर्च हो रहा है। तो ये एक बड़ी दिलचस्प बात है। अब ऐसा लगता है जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फंड पर ताला लगा दिया है और चाबी अपने जेब में रख ली है और अब वो किसी को चाबी मिल नहीं सकती, कोई उनसे मांग नहीं सकता और मांगे भी तो वो देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी सूरत में अब एकमात्र रास्ता, आखिरी रास्ता न्यायपालिका का बचा है कि वही उनको निर्देशित करे कि इसके बारे में आप ट्रांसपेरेंट होइए, अकाउंटेबल होइए। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हम सबको निराश कर चुका है। 13 अप्रैल को उसने एक PIL पर सुनवाई के बाद उसे खारिज कर दिया था। तो उस मोर्चे पर एक निराशा हाथ लगी है। लेकिन इस बीच में दो हाई कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर हुई हैं। एक पे सुनवाई चल रही है और एक पे सुनवाई शुरू होने वाली है। तो उससे उम्मीद बन रही है कि अगर ये ठीक ढंग से इन पर सुनवाई हुई तो जाहिर है कि केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाध्य होना पड़ सकता है कि इस फंड के बारे में वो बताएं, ज़रा खुलापन रखें और देश के प्रति अपनी जवाबदेही सिद्ध करें। अब वैसे तो पीएम केयर्स फंड शुरू से ही विवादों में घिरा रहा है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष पहले से था। इसके बावजूद एक नए तरह का फंड क्रिएट किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा। वो भी जिस तरह से आनन फानन में किया गया, उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठे कि आखिरकार इसका औचित्य क्या है। जब एक फ़ंड ऐसे कामों के लिए पहले से मौजूद है, 50 साल से उसका इस्तेमाल हो रहा है, तो एक नए फ़ंड की अचानक ज़रूरत क्यों पड़ गई। इन सवालों के संतोषजनक उत्तर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार की तरफ से नहीं आए हैं। वो तरह तरह के कारण देते रहे हैं जो कि बहुत वैलिड कारण नज़र नहीं आते हैं। पीएम केयर्स फंड 28 मार्च को शुरू किया गया था और कहा गया था कि कोरोना से जो संकट पैदा हुआ है, इस महामारी से, उससे निपटने के लिए इसमें जो धन आएगा उसका इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से ये बनाया गया उसको लेकर गहरी शंकाएं पैदा हो गई। जो PIL दायर हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें कहा गया था कि इस फंड को क्रिएट करने के लिए जो हमारे यहाँ संविधान में प्रोविज़न है उनका फॉलो नहीं किया गया। धारा 266 और धारा 267 में कोष बनाने की एक प्रक्रिया है और उसको फॉलो करके ही कोई फंड क्रिएट किया जाना चाहिए। लेकिन पीएम केयर्स फंड में इसको बाईपास कर दिया गया, बल्कि संसद को ही बाईपास कर दिया गया। और जाहिर है संसद को बाईपास करने का मकसद भी साफ है कि संसद के प्रति जवाबदेही सरकार की फिर नहीं रहती। इस फंड को लेकर संसद में कोई पूछताछ नहीं की जा सकती और न ही इस फंड की जांच CAG यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल भी नहीं कर सकता। तो उससे सबसे बचाने के लिए इसको एक अलग तरह के फंड को क्रिएट किया गया और इसी से ये सब पता चलता है। अब इस जनहित को याचिका जो इस संबंध में आई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसको खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट द्वारा। उसमें कहा गया था कि जब इस तरह का फंड हो तो उसके लिए या तो गजट में सूचना आनी चाहिए, अधिसूचना जारी की जानी चाहिए या अध्यादेश लाया जाना चाहिए। ये दोनों काम नहीं किए गए और एक तरह से इस मामले को ख़त्म करने की कोशिश की गई। हालांकि विवाद खत्म हुआ नहीं है, सवाल उठते रहे, विपक्षी दलों के द्वारा लगातार सवाल उठाए जाते रहे और जो भी सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो भी क्वेश्चन करते रहे। अब
आलम ये हुआ है, अब नया डेवलपमेंट इसमें ये हुआ है कि एक याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में सुनी जा रही है और दूसरी याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में दायर हुई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनवाई शुरू भी कर दी है। सुनवाई के शुरू होते ही जो केंद्र सरकार के महाधिवक्ता थे, उन्होंने ये इस बिना पर इसको खारिज करने की बात कही कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही इसको सुन चुका है, इसको इसलिए इस पर सुनवाई ना की जाए। लेकिन हाई कोर्ट ने उस याचिका में कुछ नई चीज़ें देखी, उस पर हम बात करेंगे। तो एक याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट में चल रही, दूसरी दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही है। दिल्ली हाई कोर्ट में जो चल रही है वो आरटीआई को सूचना के अधिकार के तहत इस फंड की जानकारी, इस फंड की पारदर्शिता, इस फंड की ऑडिट, इन सब को लेकर है। और इस जिन्होंने ये याचिका दायर की है, पहले उन्होंने आरटीआई के तहत पीएमओ से जानकारी मांगी थी। जब पीएमओ ने मना कर दिया कि ये पब्लिक अथॉरिटी में नहीं आते, सार्वजनिक उसमें नहीं आता है, तो उसको फिर वो कोर्ट में ले गए हैं। अब जो बॉम्बे हाई कोर्ट की जो नागपुर बेंच है, जो सुनवाई कर रही है, जिससे रद्द करने की मांग की थी और सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया गया था, लेकिन सुप्रीम हाई कोर्ट ने माना कि कुछ नए मुद्दे इसमें उठाए गए हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए, जिन पर सुनवाई होनी चाहिए। और इसी आधार पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को 15 दिन के अंदर हलफनामा दायर करने को आदेश दिए हैं। जो ये याचिका अरविंद वाघमारे नाम के एक एडवोकेट ने दायर की है, उन्होंने कहा है कि मांग की है कि कोर्ट से कि वो पीएमओ को कहे, प्रधानमंत्री को कहे कि इसमें जो भी फंड आ रहा है उसकी जानकारी, फंड आ रहा है और जहां खर्च हो रहा है, इसकी पूरी जानकारी वेबसाइट पर दी जाए, जो अभी तक नहीं दी जा रही है। ये हमारे देशवासियों का हक है जानना कि कहां से पैसा आ रहा है और कहां खर्च हो रहा है। अगर सरकार ने ये जो चैरिटेबल फंड बनाया है और इसमें ये प्रोविज़न किया गया है, इसमें एक तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हैं, इसके अलावा रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री इसके सदस्य हैं। इसके अलावा 2 और सदस्य इसमें नॉमिनेट किए जाने हैं। तो इस याचिका में ये भी मांग की गई कि वो 2 सदस्य विपक्षी दलों के नेता होने चाहिए, ताकि एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो। अगर सरकार ने अपने ही आदमी वहाँ भी भर लिए तो उस फंड के बारे में कोई सही जानकारी, या कभी उस फंड में कोई गड़बड़ी होगी तो किसी को पता ही नहीं चल पाएगी। जाहिर है कि इससे सरकार की मुसीबत खड़ी हो सकती है, क्योंकि उसे बताना पड़ेगा कि फ़ंड में पैसा कहाँ से आया है और कहाँ खर्च हो रहा है। ये संदेह जाहिर किया जा रहा है और बल्कि इस तरह की रिपोर्टें भी छपी हैं कि किसी हथियार के सौदागर ने 3-4 हज़ार करोड़ का दान इस फंड में दिया गया है और उनके अपने मकसद हैं। इस तरह से बहुत सारे कारपोरेट हो सकते हैं, बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं, बड़े दलाल हो सकते हैं, जो इसमें पैसे दे के और बाद में सरकार से दूसरी तरह की सहूलियतें और फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये अगर लोगों को पता रहेगा कि इन्होंने पैसे दिए हैं और उनको ये सुविधा दी जा रही है, तो तुरंत वो कनेक्ट कर सकते हैं। शायद इसी पर पर्देदारी रखने के लिए इसको छिपा कर रखा जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। जाहिर है कि इस तरह से बहुत सारे अपराधी और दागी दान देंगे और अपने लिए कुछ सुरक्षा कवच, कुछ फ़ायदे उठा लेंगे। अब जो दूसरी याचिका का मैं जिक्र कर रहा था कि दिल्ली में दायर की गई है, दिल्ली हाई कोर्ट में, उसमें सार्वजनिक प्राधिकार के तहत नहीं आती। ये प्रधानमंत्री कार्यालय से कहा गया कि जब जानकारी उनसे मांगी गई तो उन्होंने उस कार्यालय ने ये कहा कि ये सार्वजनिक प्राधिकार के तहत ये फंड नहीं आता, पब्लिक अथॉरिटी के तहत नहीं आता है। अब इस याचिका में कहा गया कि जी नहीं, ये आरटीआई के तहत आता है और फंड सार्वजनिक प्राधिकार है, पब्लिक अथॉरिटी है। क्योंकि इसकी वजह उन्होंने बताई है क्योंकि ये फंड, इस फंड का स्वामित्व और नियंत्रण सरकार के हाथ में है और इसमें जो शुरुआती धन आया है वो भी सरकार के ज़रिए ही आया है। भले ही सरकार ने बजट में उसके लिए एलोकेशन न किया हो, लेकिन सरकार के निर्देशों पर ही बहुत सारे पब्लिक सेक्टर ने उसमें पैसे दिए और जो सरकार के एम्प्लॉय हैं उनको ज़बरन कहा गया कि आपको 1 दिन की सैलरी इसमें देनी पड़ेगी और नहीं दोगे तो आप लिखित में दो कि आप क्यों नहीं देना चाहते। तो जाहिर है कि डर के सब लोगों ने उसमें पैसे दिए। फिर रेल मंत्रालय ने 150 करोड़ रुपए इसमें डाले
तो इस तरह से जो शुरुआती फंड है, इस फंड में जो पैसा आया वो भी सरकारी अमले से आया। तो इसलिए ये माना जाना चाहिए कि सरकार ने ही ये इस फंड में पैसा भी प्रोवाइड किया, इनिशियल मनी वहाँ से आई। अब ये जो चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़रिए जो फंड बनाया गया है, अब उसके अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री हैं और मैंने जैसा कि बताया कि वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री इसके सदस्य हैं। तो जाहिर है कि ये सारे सरकारी अधिकारी हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं ये, तो इनकी जवाबदेही बनती है जनता के प्रति। ऐसा नहीं है कि ये फंड कोई सीक्रेट फंड है जिसको छिपा छुपा कर ये 3-4 लोग मिलकर खर्च करेंगे या जो पैसा आएगा उसका हिसाब किताब यही रखेंगे। इन्होंने एक ऑडिट की भी मांग की है कि इसकी ऑडिट पब्लिक ऑडिट होना चाहिए, प्राइवेट ऑडिट नहीं होनी चाहिए। जैसा कि इस फंड में ये प्रोविज़न किया गया है कि हम ऑडिटिंग तो करवाएंगे लेकिन वो सीएजी के थ्रू नहीं होगी। जो पब्लिक सिस्टम है, जो हमारी सरकार के लिए सिस्टम है, उसके तहत नहीं होगी। तो एक ही इसमें दूसरा लोचा है कि आपकी ऑडिट आप अपने से करवाएंगे तो उसमें अपने हिसाब से उसको मैनेज भी कर सकते हैं। तो ये एक और बड़ा संदेह और शंकाओं को जन्म देने वाला सरकार का कदम है। तो ये कुल मिलाकर इस तरह से जो पूरे मामला बनता है इन दोनों याचिकाओं के ज़रिए, वो पूरी चीज़ें खुलकर भी उससे सामने आ रही हैं कि क्या क्या गड़बड़ियाँ हुई हैं इस फंड को क्रिएट करने में। और दूसरा कि अगर ये तय हो जाता है आरटीआई के तहत कि ये फंड आरटीआई के तहत आएगा, अगर हाई कोर्ट ऐसा तय कर देता है तो ये सरकार के लिए लाजमी हो जाएगा कि उस फंड के बारे में वो हर जानकारी पब्लिक से शेयर करे। इसी तरह से अगर दूसरी याचिका जो बॉम्बे हाई कोर्ट में है उसमें ये तय हो जाता है कि पब्लिक ऑडिटिंग ज़रूरी है इस फंड की, तब भी सरकार वहाँ फंसेगी, क्योंकि तब फिर उसके पास ये बचने का रास्ता नहीं होगा कि प्राइवेट ऑडिटिंग के ज़रिए अपने को छिपा ले जाए। वहाँ भी अगर 2 सदस्य विपक्षी दलों के उसमें शामिल हो गए इस फंड की जो कमेटी है उसमें, तो जाहिर है कि उसके बाद सरकार के पास छिपाने का कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, दोनों याचिकाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं और इस सरकार के कामकाज को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, हालांकि ट्रांसपेरेंसी से उनकी खासी दुश्मनी है। प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी उनकी जवाबदेही और पारदर्शिता से दुश्मनी रही है। वहाँ लोकायुक्त कभी काम नहीं कर पाया, यहाँ लोकपाल अभी तक बन नहीं पाया है। तो ये तमाम तरह की चीज़ें हैं जो ट्रांसपेरेंस आरटीआई में फेरबदल की कोशिशें जारी हैं सरकार के तहत। अगर आरटीआई में अभी ये फंड आ गया तो निश्चित जानिए कि अगला कदम सरकार का होगा कि आरटीआई को और वीक कैसे किया जाए। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो सरकार के कामकाज को, प्रधानमंत्री कार्यालय के कामकाज को, प्रधानमंत्री के सोच, उनकी नेतृत्व शैली, उनकी कार्यशैली को स्पष्ट करते हैं और एक लोकतांत्रिक ढांचे में काम कैसे किया जाना चाहिए, उसमें जवाबदेही और पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित की जानी चाहिए, इसके मामले में ये दोनों याचिकाएँ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगी। तो मित्रों, ये था आज की वीडियो चर्चा और उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करेंगे, आप इसे शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। जाते जाते एक बार फिर से आपसे निवेदन कि कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसमें एक लिंक दी गई है, उसको क्लिक करें और जो भी आपकी इच्छा हो वो भुगतान करें। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।